Welcome to my channel Let's Bloom. Today's topic is जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। तो आज की इस वीडियो में हम फंजाई के जितने भी जनरल कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे वन बाय वन, और जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उसको कम्प्लीटली कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। Fungi are the organisms without chlorophyll and therefore are dependent on other organism for the nutrition. So basically जो फंजाई है वो क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होती है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगी उसको अपना खाना खुद नहीं बनाना पड़ेगा, वो खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रहेगी। सो बेसिकली फंजाई जो है बेसिकली उनमें क्लोरोफिल नहीं होती है, इसीलिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स न्यूट्रिशन। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो फंजाई का सेल होता है वो यूकैरियोटिक इन नेचर होता है। यूकैरियोटिक है तो मतलब उसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और सारी ऑर्गेनेलीज जो है ऑलमोस्ट देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इज़ सिंपल, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड एंड फिलामेंट। अगर हम फंजाई के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो फंजाई है वो देखने में फिलामेंटस स्ट्रक्चर का होता है। अब जो फिलामेंट है वो ब्रांच्ड भी हो सकती है और अनब्रांच्ड भी हो सकती है। द बॉडी ऑफ द फंजाई इज़ फिलामेंटस और यूनिसेलुलर इन केस ऑफ द यीस्ट। अब ज़रूरी नहीं है कि फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होगा। फंजाई जो है वो यूनिसेलुलर एग्जाम्पल भी हो सकता है, जिसमें एग्जाम्पल आप लोग याद रखोगे यीस्ट। जो यीस्ट है वो सिंगल सेल्ड फंजाई है। इंडिविजुअल फिलामेंट्स ऑफ द फंजाई इज़ कॉल्ड एज ई हाइफे। हमने बोला कि जो फंजाई है वो बेसिकली क्या है, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, और फिलामेंट जो है वो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों हो सकती है। अब अगर हम एक फिलामेंट की बात करें तो उस एक फिलामेंट को हम क्या बोल देते हैं, उसको हम हाइफे बोलते हैं। अब जो फंजाई है वो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है और उसकी एक फिलामेंट को हम हाइफे बोल देते हैं। व्हेन इट फॉर्म्स अ नेटवर्क इट इज़ कॉल्ड एज अ माइसीलियम। जब वो फिलामेंट या फिर हाइफे एक नेटवर्क या फिर गुच्छा टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है उसको हम माइसीलियम बोल देते हैं। सो ये बेसिक टर्म्स हैं हाइफे और माइसीलियम, जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये टर्म्स आपको बार बार सुनाई देगी जब आप फंजाई के बारे में पढ़ोगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है हाइफा कैन बी सेप्टेड और ए सेप्टेड हैविंग अ सेप्टा और अ वॉल। तो जो हाइफा होता है, जो फिलामेंट है फंजाई का, उसमें सेप्टा हो भी सकता है और सेप्टा नहीं भी हो सकता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सेप्टा क्या है। सेप्टा बेसिकली क्या है कि जो फिलामेंट है ना उसमें एक क्रॉस वॉल होती है जिसको हम सेप्टा बोल देते हैं। तो कई फंजाई ऐसी है, क्योंकि फंजाई की क्लासिफिकेशन बहुत डाइवर्स है, उसमें फंजाई के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है और कुछ मेंबर्स में सेप्टा जो है वो एब्सेंट होता है। जैसे कि इन ज़ाइगोमाइसेटीज़ हाइफे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, इन एस्कोमाइसेटीज़ एंड बेसिडियोमाइसेटीज़ दे आर सेप्टेड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। अगर हम ज़ाइगोमाइसेटीज़ की बात करें तो उनमें सेप्टा नहीं होता है, जिसकी वजह से जो फिलामेंट है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे ही बिखरे पड़े होते हैं। अगर हम एस्कोमाइसेटीज़ और बेसिडियोमाइसेटीज़ की बात करें तो उनमें सेप्टा प्रेजेंट होता है। तो सेप्टा प्रेजेंट होने की वजह से जो फिलामेंट है वो अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाता है और हर एक सेल के पास अपना अपना न्यूक्लियस होता है, इसलिए उसको हम यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन बोल देते हैं। नेक्स्ट है कि जो सेप्टा है, हमने देख लिया सेप्टा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेप्टा अगर होगा तो वो दो तरीके का हो सकता है। सेप्टा कैन बी सिंपल और हैव दी पोर्स इन इट। अब जो सेप्टा है उसमें पोर्स भी कई बार आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो सेप्टा है उसमें एक सिंपल सा पोर प्रेजेंट है। इस तरीके के सेप्टे को हम बोल देते हैं सिंपल पोर सेप्टा। पर कई बार क्या होता है कि जो सेप्टा है उसकी जो एंडिंग्स है ना, जहाँ पर पोर्स है, वो एंडिंग स्वेल कर जाती हैं, दोनों तरफ की एंडिंग्स स्वेल कर जाती हैं और जो सेप्टा है उसके आसपास एक मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है जिसको हम पेरेंथोसोम बोलते हैं, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मटेरियल होता है। इस तरीके के सेप्टे को हम बोलते हैं डोलीपोर सेप्टा। सो इन एस्कोमाइसेटीज़ द सेप्टा हैज़ ए स्मॉल पोर। जैसे कि जो एस्कोमाइसेटीज़ है उसमें जो सेप्टा है उसमें एक छोटा सा पोर होगा मिडल ऑफ द सेप्टा में, और अगर हम बेसिडियोमाइसेटीज़ की बात करें तो उसमें डोली पोर सेप्टा आपको देखने को मिलेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एस्कोमाइसेटीज़ और बेसिडियोमाइसेटीज़ का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। द हाइफा ऑफ द फंजाई ओनली ग्रो एट टिप्स नॉट थ्रू आउट द लेंथ। अब जो फंजाई का फिलामेंट है ना वो ऐसा नहीं होगा कि वो दोनों एंड से ही ग्रो
ग्रो कर रहा है, वो किसी एक एंड से और टिप से ही ग्रो करेगा। नेक्स्ट आ जाता है कि जो फंजाई है उसका जो सेल है, हमने बोला कि वो यूकैरियोटिक इन नेचर का होता है। सो जो सेल है वो सराउंड होता है एक सेल वॉल से। सो सेल वॉल इट इज़ सराउंडेड बाय अ सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, सराउंडेड बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर एंड देन बाय अ शुगर लेयर। काइटिन क्या है? काइटिन इज़ अ पॉलीमर कंटेनिंग एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन यूनिट। अब जो सेल वॉल है फंजाई का वो किस चीज़ से बना हुआ है? वो काइटिन से बना हुआ है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है और एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन यूनिट से बनी हुई है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ दी फंजाई कि फंजाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमने देखा है कि फंजाई जो है उसके एक फिलामेंट को हम हाइफा बोल देते हैं। अगर एक ग्रुप ऑफ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट होगा तो उसको हम माइसीलियम बोल देते हैं। माइसीलियम में सेप्टा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर सेप्टा है तो वो सेप्टेड कंडीशन है, नहीं है तो एसेप्टेड कंडीशन है। सेप्टा सिंपल भी हो सकता है, पोर वाला भी हो सकता है और पोर भी स्पेशल पोर हो सकता है। अगर एक सिंपल पोर है हम उसको बोल देते हैं सिंपल पोर सेप्टा। अगर उसमें जो पोर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो उसको बोल देते हैं डोली पोर सेप्टा, और डोली पोर सेप्टा आपको बेसिडियोमाइसीटीज़ में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट करेक्टर है न्यूट्रिशन। अब जो फंजाई है वो मेनली दो तरीके के न्यूट्रिशन शो करती है, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब इस तरीके के न्यूट्रिशन में आपको क्या देखने को मिलता है? पहले ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई आर ऑफ थ्री टाइप। फर्स्ट इज द बायोट्रॉप्स। इन केस ऑफ बायोट्रॉप्स अ पैरासिटिक फंगस फीड अपॉन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज़ द होस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज अ बायोट्रॉफ। बायोट्रॉप्स में क्या होता है कि एक पैरासिटिक फंजाई जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फीड करती है और उसी से अपना खाना लेती है, उसको मारती नहीं है। होस्ट जो है उसकी डेथ नहीं होती है, बस जो फंजाई है वो उसके ऊपर फीड करती रहती है। दूसरी कंडीशन आ जाती है नेक्रोट्रॉप्स। नेक्रोट्रॉप्स में क्या होता है? द फंजाई ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन बाय अटैकिंग द लिविंग होस्ट एंड देन किलिंग इट एंड एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिशन। जो फंजाई है वो क्या करती है? अपने होस्ट के ऊपर तो रहती है और होस्ट से खाना तो लेती है, पर वो होस्ट को मार देती है, होस्ट की किलिंग करवा देती है। इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम नेक्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट है सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ्स में क्या होता है कि जो फंजाई है वो अपना खाना लेती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। और फोर्थ कैटेगरी है सिम्बायोटिक फंजाई, इन विच द फंजाई लिव्स इन म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद अ होस्ट। मतलब जिस होस्ट में रहेगी वो, उस होस्ट से उसको भी फ़ायदा होगा और होस्ट को भी फंजाई से फ़ायदा होगा। तो इस तरह की रिलेशन को हम सिम्बायोटिक रिलेशन बोल देते हैं। तो ये थी न्यूट्रिशन इन दी फंजाई। तो जो बेसिक है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, उसमें क्या होता है कि जो फंजाई है ना वो क्या करती है, उसकी फिलामेंट कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करती है। जो वो एंजाइम्स रिलीज़ करती है वो एंजाइम्स जो हैं, जितना भी रोटन मटीरियल या फिर डेड मटीरियल सॉइल में पड़ा हुआ होता है या फिर ऐसे ही ब्रेड हो गया, वो उन रोटन मटीरियल पर एंजाइम्स जो है वो रिलीज़ कर देती है। और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, जो भी ब्रेड है या फिर फ्रूट है उसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जो सिंपलर फॉर्म वाली चीज़ है वो फंजाई खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको हम एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है कि जो फंजाई है कई बार वो सेल्स के अंदर भी रहता है और वहीं से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, जैसे कि इस डायग्राम में भी पिक्चर में भी शो करा है कि फंजाई जो है वो होस्ट प्लांट के अंदर रह रहा है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है? अभी हमने डिस्कस करा है कि फंजाई कुछ एंजाइम्स रिलीज़ कर देता है फॉर डाइजेशन ऑफ शुगर, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड सेलुलोज। उसके बाद आ जाती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या है कि हर एक फंजाई जो है वो रिप्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। जो फंजाई की फिलामेंट है उसमें स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स फिर जर्मिनेट हो जाते हैं। जर्मिनेट होने के बाद वो फंजाई का न्यू हाइफा जो है उसकी फॉर्मेशन करवा देते हैं। अब जो स्पोर्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स और सेक्सुअल स्पोर्स। जो लोअर फंजाई है उसमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं और जो हायर फंजाई है उसमें सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़ में। सबसे पहले देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट टेक्स प्लेस बाय द मीन्स ऑफ द स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस एंड सेल डिवीजन। इसमें दो तरीके के स्पोर्स सबसे ज़्यादा कॉमन है। पहला है स्पोरेंजियोस्पोर, दूसरा है कोनिडियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स में क्या होता है कि जो हाइफा है उसकी एक फिलामेंट स्वेल करके स्पोरेंजिया बना लेती है, उस स्पोरेंजिया में बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं। कोनिडियोस्पोर्स में क्या होता है कि जो एक फिलामेंट है फंजाई की, उस फिलामेंट के ऊपर
कोनिडियोफोर स्ट्रक्चर बनते हैं। कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया जो है वो चेन्स में लगते हैं, जिनको हम कोनिडियोस्पोर्स बोल देते हैं। फिर उसके बाद सेक्सुअल स्पोर्स आ जाते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स में हमारे पास आते हैं 3 मेनली स्पोर्स, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर्स। जाइगोस्पोर बेसिकली क्या होते हैं, 1 थिक स्पोर होता है जो कि 2 पेरेंट हाइफा की फ्यूजन के बाद बनता है। एस्कोस्पोर जो है वो एस्कोमाइसेटीज़ में बनते हैं और बेसिडियोस्पोर जो है वो बेसिडियोमाइसेटीज़ में बनते हैं। उनका करैक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये थी इनकी सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स की फॉर्मेशन। तो ये था बेसिक्स अबाउट दी फंजाई।